कहानी की शुरुआत में हमें रानी को दिखाया जाता है जो बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, जहां पर वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप मुझे बचा ले और उसे अरेस्ट कर ले। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यूज में बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खतरनाक मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हमें अभिमन्यु नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कंपाउंडर होता है और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था। और पता चलता है कि रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु रानी को पसंद करता है और रानी अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु अक्सर यहाँ पर आया करता है। फिर रानी अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके पार्लर का कुछ सामान रह जाता है। अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पास पहुंच जाता है, पर दौड़ते दौड़ते उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। रानी उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। फिर रानी अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता बल्कि रानी के पार्लर के बाहर बैठा रहता है। बारिश होने लगती है लेकिन वो वहीं पर बैठा होता है। रानी जब उसे इस तरह बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभिमन्यु रानी को बहुत पसंद करता है और अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे मूवी देखने के लिए चलने को कहता है। रानी हाँ कह देती है और तभी एंट्री होती है ऋषु की, जो वहां से जा रहा होता है और उसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ कटवा लिया था। फिर मालूम चलता है कि ऋषु ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छुपी की जिंदगी जी रहा है। ऋषु और रानी एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से थाईलैंड भाग जाए, इसलिए ऋषु एक ट्रैवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। ऋषु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीनों के बाद वो दोनों थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। ऋषु जिस जगह पर रहता है उस जगह की मकान मालकिन पूनम है और पूनम ऋषु से प्यार करती है और किसी तरह से उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए ऋषु हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता है। जिसके अगले दिन ऋषु रानी से मिलता है। वो उसे ट्रैवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीनों के बाद थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। तो रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। फिर हमें अभिमन्यु को दिखाते हैं क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था और आज अभिमन्यु रानी के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहाँ की सारी टिकट खरीद लेता है, जिसके बाद वो वहीं पर खड़ा होकर इंतजार करता है। लेकिन वहाँ रानी नहीं आती क्योंकि वो ऋषि के साथ मजे कर रही होती है। अभिमन्यु बहुत देर इंतजार करता है पर रानी नहीं पहुंचती, इसलिए अभिमन्यु रानी के घर पर जाता है। फिर रानी अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफी मत मांगो बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ मूवी देखने के लिए चलना। रानी इस बार भी हाँ कर देती है। फिर मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ये सब हुआ, लेकिन तभी यहाँ एक चोर आता है और रानी की पर्स लेकर भागने लगता है। ऋषु उसका पीछा करता है, लेकिन जब उसे पुलिस दिख जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होता है। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं। फिर वो रानी के यहाँ पर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन इंस्पेक्टर किशोर को शक होता है कि ऋषु जिंदा है और वो दोनों यही आगरा में आए हैं। जिसके बाद रानी थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है जहाँ पर ऋषु भी होता है और इंस्पेक्टर किशोर भी होते हैं। ऋषु को लगता है कि इंस्पेक्टर किशोर ने उसे देख लिया, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि पुलिस वाले रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो कॉल नहीं लगता। फिर बाद में ऋषि रानी को कॉल करता है। वो बताता है कि पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस की नजर है क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए। जैसा कि ऋषि ने कहा था, पुलिस वाले रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो रानी से पूछताछ करते हैं। वो रानी से कहते हैं कि हमने तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकाली है और पता किया है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक बात करती हो। वो कौन है? रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की। उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताता है कि इस केस को अब वो संभालने वाला है और साथ में वो रानी को ये भी बताता है कि नील उसका भतीजा था और मैं उसका चाचा हूँ। वो रानी से कहता है कि अब ये केस पर्सनल हो चुका है। वो बताता है कि ऋषु भी उसे बहुत अच्छे से जानता है, पूछना कभी उससे कि मोन्टू चाचा कौन है। फिर मृत्युंजय रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछता है
कि वो घंटों तक किससे बात करती है और तुम जिससे बात करती हो वो बार बार ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। तब मृत्युंजय कहता है कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऋषु यहीं पर है और जिंदा है और वो उसे पकड़ कर रहेंगे। फिर रानी जहाँ पर रहती है वहाँ आसपास पुलिस वाले ऋषु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। ऋषु को भी पता चल गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। फिर एक दिन ऋषु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, जो उन्हें थाईलैंड पहुंचाने वाला था। अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले ऋषु को ढूंढते हुए पूनम के घर पहुंच जाते हैं, जो ऋषु की मकान मालकिन है। पूनम तुरंत ही ऋषु के पास जाती है और कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। फिर पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है, इसलिए पुलिस वालों के सामने जाकर कहती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती और फिर पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होते ही ऋषु रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला पकड़ा गया और मृत्युंजय चाचा उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो मृत्युंजय चाचा को अच्छे से जानता है कि वो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो अच्छे से ही पड़ जाते हैं। ऋषु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा और तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। दरअसल में वो अभिमन्यु होता है और तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ऋषु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। फिर अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले होते हैं। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था। फिर रानी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है। फिर रानी अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिस पर अभिमन्यु पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल में ये रानी का प्लान होता है कि वो पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर ले, लेकिन ये चीज ऋषु को अच्छी नहीं लगती। वो रानी को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले 3 दिन बाद अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है और वहाँ ऋषु भी मौजूद था। कहीं ना कहीं ऋषु को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसी की आंखों के सामने वो अपनी बीवी की शादी होता हुआ दिख रहा है। फिर सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रानी तो सिर्फ ऋषु से प्यार करती है, इसलिए उसके साथ सोना नहीं चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने उससे सिर्फ शादी की है और वो अभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो अभी भी ऋषु को नहीं भूल पाई है। तब अभिमन्यु बताता है कि बचपन में उसके परिवार के सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब अभिमन्यु रानी के नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जिद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन तो रानी उसके प्यार में पिघल ही जाएगी। और फिर एक रात रानी अभिमन्यु को पंडित जी के बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी बहुत ही बड़ी फैन है। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। दूसरी तरफ पूनम ऋषु के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। जब वो पास आ रही होती है तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया होता है, जिसके बाद ऋषु दौड़ता हुआ रानी के पास आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन रानी ऋषु को एक तो बात सुनाकर अपने घर पहुंच जाती है और बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे की हालत में रात को वो अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि ऋषु जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। और ये सारी बातें अभिमन्यु के दिल पर लग जाती है। सुबह होते ही अभिमन्यु रानी से ऋषु को कॉल करके मिलवाने के लिए कहती है। रानी ऐसा ही करती है। फिर वो लोग एक मेले में मिलते हैं। वहाँ झूले पर बैठकर वो सभी लोग बात करते हैं। अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में वो उनकी हेल्प भी करेगा। ऋषु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। फिर अभिमन्यु कहता है कि किसी ना किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि वो उसके पास आ जाएगी। ये बातें सुनने के बाद ऋषु को लगता है कि अभिमन्यु ठीक इंसान नहीं है। इसके बावजूद वो उसकी मदद ले लेती है और अभिमन्यु ऋषु को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर वो पुलिस से बच सकता है और यहाँ पर रह सकता है। वह कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम कर देगा और उन्हें थाईलैंड पहुंचा देगा। यहाँ से अभिमन्यु के जाने के बाद ही पूनम आती है। पूनम को यहाँ का पता लग चुका था, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। ऋषु पूनम को किस करता है और वो उसे कहता है कि वो उसे 1 महीने के बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद पूनम खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। ये कौन है थोड़ी देर में पता लगता है और उसके जाने के बाद अभिमन्यु आता है। अभिमन्यु यहाँ पर ऋषि को खाना देने के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और उन दोनों की बातों से ऋषि को मालूम चलता है कि अभिमन्यु जो है वो रानी के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और अभिमन्यु ऋषि को बताता है कि एक जमीन के सिलसिले में उसके चाचा से लड़ाई हो चुकी है, जिसमें उसने उसके पूरे चाचा के परिवार को खत्म कर दिया था। और अभिमन्यु को एक बात और मालूम चलती है कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया है। जब ऋषि को मालूम चलता है कि अभिमन्यु
अभिमन्यु ठीक इंसान नहीं है, तभी यहाँ ऋषु अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु ऋषु के ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है और उसे यहीं पर बंद करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी पर घूमने के लिए जाता है। वो रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी भी माफ नहीं किया है। और अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीजें बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है, अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी खुद ही मारा था। फिर दूसरी तरफ ऋषु उस जगह से बाहर निकल जाता है और रात को हमें अभिमन्यु और रानी को दिखाते हैं। अभिमन्यु के घर पर हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक को देखते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ रखी है। रानी की प्लानिंग जो है वो उसी बुक के आधार पर करती है, लेकिन अब अभिमन्यु को भी उन बुक के बारे में सब कुछ मालूम है। तभी अचानक से अभिमन्यु रानी के सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर टेबल से टकराता है, जिस वजह से हमने रानी को फिल्म की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देखा था, जहाँ पर वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। और रानी ने ये भी उन्हें बताया था कि ऋषु भी जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। रानी ने मृत्युंजय को यह भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी मारा है, वो एक साइको किलर है। जिसके बाद मृत्युंजय इंस्पेक्टर किशोर को कॉल करते हैं। वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है कि उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाशें मिली है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाशें शायद ऋषु और अभिमन्यु की होगी। इसलिए यहाँ पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जल चुके थे, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम का स्कर्ट देखते ही जिससे यहाँ पर रानी को मालूम चलता है कि वो कौन है, जिसमें पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हुआ है। इसलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी पिटाई करके पूछताछ करते हैं। लेकिन रानी कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तभी मृत्युंजय मीडिया में एक झूठी खबर फैला देता है कि लॉकअप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है और ये सारी न्यूज ऋषु ने भी देख ली थी। इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो कॉल करता है, जिसमें वो कहता है कि वो पुलिस वालों को सरेंडर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करेगा और कहता है कि जब वो ब्रिज पर रहेगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी तभी वो खुद को सरेंडर कर देगा। मृत्युंजय फिर से प्लानिंग करता है कि जब ऋषु रेलवे ब्रिज पर आएगा तो एक पुलिस का दल उसे घेर कर पकड़ लेगा। तो रात होते ही ऋषु ट्रेन रोककर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मृत्युंजय अकेले ही रानी को ऋषु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रानी ऋषु के पास पहुंचती है तो वो ऋषु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी पुलिस उनके नजदीक पहुंचने लगती है। लेकिन वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला आगे आता है और मालूम चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ पर ऋषु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी। वैसे भी वो धोखा देने वाले लोगों को छोड़ता नहीं है। उसने रानी के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी ऋषु और अभिमन्यु के बीच में फाइट हो जाती है और गन रानी के हाथ लग जाती है। लेकिन रानी का पैर फिसल जाने की वजह से रानी ब्रिज से लटक जाती है। फिर ऋषु उसे बचाने की कोशिश करता है तो अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज से नीचे नदी में फेंकने की कोशिश करता है और नदी में तो मगरमच्छ तैर रहे थे, मतलब कि अगर उसमें कोई भी गया तो उनकी जान जाना तो तय है। लेकिन फाइट में ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस यहाँ पर आते हैं और वो समझ जाती है कि अब तीनों की जान जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ है। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है तो सभी को सर्च किया जाता है, लेकिन तीनों में से कोई नहीं मिलता, सिर्फ ढेर सारे मगरमच्छ होते हैं। फिर ये केस बंद होने वाला होता है, लेकिन तभी मृत्युंजय बताता है कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मृत्युंजय को इन तीनों के बारे में बहुत सारी बातें पता है। फिर अभिमन्यु की क्लिनिक के सामने वाली शॉप से उन्हें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लल्लन नाम के सफेरे के बारे में मालूम चलता है। अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था, लेकिन बाद में लल्लन अभिमन्यु को ब्लैकमेल करने लगा था। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन्होंने देखा कि लल्लन जब अभिमन्यु की क्लिनिक आया उसके बाद से ही वो कभी नहीं मिला। इसका मतलब लल्लन मर गया। जिसके बाद आती है पूनम की। पूनम को भी उसी सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था कि वो अभिमन्यु की क्लिनिक आई थी, यहाँ पर वो ऋषि से मिली थी, लेकिन उसके बाद वो भी गायब है। और जो 2 लोग मारे गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन और पूनम थी, क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था, इसलिए उसे मालूम था कि इस मर्डर को उसे कैसे दिखाना है। पर डीएनए टेस्ट से उन्हें मालूम चल चुका था कि ये लाशें अभिमन्यु और ऋषि की नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी फुटेज से उन्हें मालूम चलता है कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी घर पर पहुंचे। 15 मिनट के बाद एक आदमी अभिमन्यु के घर पर पहुंचा और 10 बजे रानी रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची।
रानी के यहाँ से जाने के बाद ऋषु और अभिमन्यु एक स्कूटी से बाहर निकलते हैं। एसीबी का मानना होता है कि वो तीनों यमुना नदी में गिरे हैं और उनको मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। फिर कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें रानी को दिखाते हैं जो बहुत उदास बैठी हुई थी। वो अपना इंसिडेंट याद करती है। जब वो लोग पानी से बाहर निकलते हैं तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और ऋषि को मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल में शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे। जहाँ रानी बच्चों को पढ़ाती है वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित के कुछ लाइनें लिखी होती है। उसे लगता है कि ये लाइनें शायद ऋषि ने लिखी थी। दूसरी तरफ हमें बिहार में मृत्युंजय को दिखाते हैं, जिनके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक पहुंचती है। उसमें लिखा होता है कि इस किताब की सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपी है। बुक को पढ़ने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने प्लानिंग कैसे की थी। जब रानी अरेस्ट हुई थी तभी 3 दिन में उनने अपने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात वो ब्रिज के ऊपर नदी के पास बहुत सारा मांस लेकर जाते हैं और नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने मांस को फेंका था। उन्हें अच्छे से मालूम है कि मगरमच्छ हर 2 किलोमीटर पर मांस फेंकने से वो उसे खाने आएंगे, इसलिए वो और भी दूर जाते हैं। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक इस मांस को 12 किलोमीटर दूर तक फेंका, जिससे अब मगरमच्छ भी 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। मतलब ब्रिज के पास कोई मगरमच्छ नहीं था। और फिर उस रात तीनों ने जैसे प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों ही ब्रिज से नीचे नदी में कूद जाते हैं, क्योंकि अब नदी में मगरमच्छ नहीं थे। आखिरी पन्ने पर लिख के मृत्युंजय को तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन में चिट्ठी निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। फिर लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक होता है। रानी बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती है। वहां से नीचे एक झरना बहता है और रानी अभिमन्यु से कहती है ऋषि की जान गई तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो जिंदगी अब तुम्हारे साथ बिताएगी, लेकिन उसे पता चलता है कि उस रात को क्या हुआ। जब अभिमन्यु और रानी बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर मृत्युंजय आता है। फिर रानी उस रात के बारे में बताती है। दरअसल उस रात रानी और अभिमन्यु जब साथ में थे तो वहां पर अचानक से ऋषि आता है और उसे देखकर रानी का अचानक पैर फिसल जाता है, इसलिए उसका सर टेबल से टकरा जाता है। जब उसे होश आया तो तीनों एक प्लान बनाते हैं। अभिमन्यु उन्हें मगरमच्छ के शिकंजी की बुक के बारे में बताता है। अगर हम इस बुक के हिसाब से चले तो हम तीनों ही बच सकते हैं और हमारे जान जाने के बाद हम आजाद हो सकते हैं। उस रात ये तीनों ही नदी में कूदते हैं, लेकिन ऋषि को तैरने में परेशानी हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था। फिर अभिमन्यु मगरमच्छ को आता देखकर ऋषि का नकली हाथ निकाल देता है, इसलिए रानी को लगता है कि ऋषि को मगरमच्छ ने खा लिया है और शायद इसमें अभिमन्यु की कोई गलती नहीं है, पर ये पूरी तरह से अभिमन्यु की गलती होती है। फिर रानी कहती है कि अगर वो ऋषि की नहीं हो सकती तो उसकी भी नहीं होगी, जिसके बाद वो लवर पॉइंट से नीचे कूद जाती है और मृत्युंजय अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेता है। वो लोग फ्लाइट से वापस जाने वाले होते हैं तभी अभिमन्यु कहता है कि उन्हें रानी की लाश नहीं मिली होगी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब ऋषि का हाथ निकाल दिया था और मगरमच्छ आ रहा था तो उसने उस हाथ को मगरमच्छ के मुंह में अटका दिया था, जिस वजह से ऋषि सही सलामत भाग गया था। और उस दिन बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की लाइनें भी ऋषि ने लिखी थी, क्योंकि ऋषि अभी जिंदा होता है। बाद में मालूम चलता है कि लवर पॉइंट से कूदने के बाद रानी मरी नहीं थी। वो नदी से बाहर निकलती है और ऋषि से मिलती है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर अभिमन्यु को मृत्युंजय वापस ला रहा था तब पता चलता है कि दिनेश पंडित जो किताब का लेखक है दरअसल वो अभिमन्यु का बाप है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।